क्या आप जानते हैं कि जिसे आप महज एक टाइम पास मनोरंजन समझ रहे हैं, वो असल में आपके दिमाग के खिलाफ छेड़ा गया एक न्यूरोकेमिकल वॉरफेयर है जो आपके दिमाग को अंदर से सड़ा रहा है। जब आप काम की जरूरी बात को छोड़कर इन भड़काऊ वीडियोस पर घंटों बिताते हैं, तो जर्नी ऑफ बिहेवियरल एडिक्शन के अनुसार आपके दिमाग का सबसे जरूरी हिस्सा यानी ग्रे मैटर कम होने लगता है, जिससे आपकी सोचने और सही फैसला लेने की ताकत हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। आज भारत का 66% शिक्षित युवा इसी लस्ट ड्रिवन स्क्रॉलिंग के कारण अपनी सीखने की क्षमता खो चुका है, जबकि चीन अपने देश को प्रोडक्शन हब बनाने के लिए ऐसी अश्लीलता पर बहुत पहले ही प्रतिबंध लगा चुका है। ये डिजिटल स्लेवरी का वो गंदा जाल है जहां सोशल मीडिया एल्गोरिदम आपको एक नशेड़ी उपभोक्ता यानी एडिक्टेड कंज्यूमर बनाकर आपके भविष्य की रीढ़ की हड्डी को तोड़ना चाहता है। अब फैसला आपका है। क्या आप अपनी ह्यूमन कैपिटल को इस एक्सप्लॉयटेशन इकोनॉमी में नीलाम होने देंगे, या आपकी गरिमा और बुद्धि को बचाकर एक सशक्त नागरिक बनेंगे? ये भारत में डिजिटल न्यूडिटी और हाइपर सेक्सुअलाइजेशन के बहुआयामी विध्वंस यानी 360 डिग्री डिस्ट्रक्शन का एक स्ट्रक्चरल पोस्टमार्टम है, जो ये सिद्ध करता है कि आज का डिजिटल परिदृश्य यानी डिजिटल लैंडस्केप केवल मनोरंजन का मंच नहीं, बल्कि एक न्यूरोकेमिकल वॉरफेयर का सक्रिय मैदान बन चुका है। क्योंकि ये कोई नैतिक प्रवचन यानी मॉरल लेक्चर नहीं, बल्कि एक न्यूरोबायोलॉजिकल और सोशियो इकोनॉमिकल रियलिटी है, जहां दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पर इसका प्रभाव एक रासायनिक युद्ध की तरह काम कर रहा है। जब भारतीय पुरुष या युवा एजुकेशनल कंटेंट को स्किप करके प्रोवोकेटिव कंटेंट पर रिटेन होते हैं, तो ये केवल पसंद का मामला नहीं है, बल्कि दिमाग की फ्रंटल लोब का कोरोजन है, यानी सड़ना है, गलना है, तबाह होना है। क्योंकि नॉवेल्टी सीकिंग बिहेवियर के कारण डोपामिन रिसेप्टर्स डाउन रेगुलेट हो जाते हैं, जिससे कॉग्निटिव बोर्डम पैदा होता है और कठिन जानकारी जैसे मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस ब्रेन को शारीरिक दर्द जैसा अनुभव कराती है, जिससे व्यक्ति में चिड़चिड़ापन और सीखने के प्रति नफरत पैदा हो जाती है। जर्नी ऑफ बिहेवियरल एडिक्शन 2022 के अनुसार इंटरनेट पोर्नोग्राफी और सो कॉल्ड बोल्ड कंटेंट का अत्यधिक सेवन यानी हद से ज्यादा देखना या लगातार देखना हमारे ब्रेन के ग्रे मैटर के घनत्व यानी डेंसिटी को कम करता है, जिससे डिसीजन लेने की क्षमता यानी एग्जीक्यूटिव फंक्शन समाप्त हो जाती है। ग्रे मैटर ही हमारे दिमाग का वो मुख्य हिस्सा है जो हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बनाता है और हमारे दिमाग के प्रोसेसिंग सेंटर की तरह काम करता है। यही ग्रे मैटर हाथ पैर हिलाना और चलने फिरने की शक्ति देता है, देखना, सुनना और महसूस करना पॉसिबल बनाता है, पुरानी बातों को याद रखना, खुशी, गुस्सा या दुख महसूस करना, सही गलत का फैसला करना और सोच विचार करना सिखाता है। यकीन मानिए कि गंदा कंटेंट जो आप देखते हैं वो आपके दिमाग को अंदर ही अंदर खा रहा है और आपको दिमाग से अपाहिज बना रहा है। और ये साइंटिफिक प्रूवन बात है, और ये साइंस कह रही है, डेटा कह रहा है, साइकोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। ये एक कड़वा सच है कि आज का पुरुष अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को ताक पर रखकर केवल अपनी एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट यानी वहशी जानवर वाली प्रवृत्ति का गुलाम बन चुका है। इसी को मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी में कॉग्निटिव डिसोनेंस और लो एफर्ट ग्रेटिफिकेशन कहते हैं। इन दो चीजों का मेल इंसान के लिए जहर का काम करता है। जब कोई महिला कैमरा एंगल को जानबूझकर अपने बॉडी पर फोकस करती है, प्रोवोकेटिव हरकतें करती है या शरीर को कामुक तरीके से दिखाती है, तो वो कंटेंट नहीं बना रही होती, वो इंसानी दिमाग के सबसे आदिम हिस्से यानी प्रिमिटिव पार्ट लिम्बिक सिस्टम को हाईजैक करने के लिए एक बायोलॉजिकल ट्रैप बिछा रही होती है। बेशक हर इंसान को अपनी मर्जी के कपड़े और अपनी कमाई का जरिया चुनने का पूरा अधिकार है, पर वो तरीका जो समाज में सिर्फ और सिर्फ बिगाड़ पैदा करे और डेटा से ये बात प्रूव भी हो जाए, तब ये व्यक्ति की आजादी नहीं बल्कि समाज के लिए ब्यूबोनिक प्लेग, कैंसर बन जाता है।
ये वैसा ही है कि कोई अपने फायदे के लिए इंडस्ट्री या अपनी फैक्ट्री के इंडस्ट्रियल वेस्ट को यानी जहर को पानी में, पीने वाले पानी या नदी में मिला दे और ये कहे कि उसके पास तो प्रोडक्शन लाइसेंस है। सोशल मीडिया एल्गोरिथम को एंगेजमेंट एट ऑल कॉस्ट मॉडल पर डिजाइन किया गया है, मगर आप ये बात समझ ही नहीं रहे हैं। जहां भारत का क्रिएटर इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा अटेंशन बेचने के लिए न्यूडिटी को प्रोडक्ट में बदल चुका है, वहीं असली और काम आने वाले बेशकीमती एजुकेशनल कंटेंट जिसे स्किल डेवलप होती है, फ्री में कुछ सीखने को मिलता है, रोजगार यानी जॉब मिलती है या बिजनेस करना आता है, लोग उस कंटेंट को देखते ही नहीं बल्कि देखना ही नहीं चाहते। और अगर कोई वीडियो सामने आ भी जाए तो अरे हटाओ इसे, ये कहकर सीधा उससे मुंह फेर लेते हैं, उसे स्क्रॉल कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं और 2 सेकंड भी उस वीडियो पे नहीं टिकते। वो ये समझते ही नहीं कि वो अपना करियर, अपना फ्यूचर, अपने रिश्ते, अपनी पूरी जिंदगी तबाह और बर्बाद कर रहे हैं, और वो भी अपने हाथों से, जानते बूझते। और फिर वो सरकार को दोष देते हैं कि सरकार रोजगार के अवसर पैदा नहीं करती। क्या आपके अंदर सच्चाई सुनने की हिम्मत है? क्या कोई सच बोलने को तैयार भी है? क्या आप जानते हैं कि भारत की एक्सप्लॉयटेशन इकोनॉमी और डिजिटल डिपेंडेंस का सबसे भयावह आर्थिक प्रभाव उन आंकड़ों में छिपा है जो राष्ट्र की ह्यूमन कैपिटल के खगोलेपन को उजागर कर रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के अनुसार भारत के केवल 51% युवा ही रोजगार यानी एम्प्लॉयबिलिटी के योग्य माने गए हैं, जिसका सीधा अर्थ है कि हर 2 में से 1 ग्रेजुएट कॉलेज से निकलने के बाद नौकरी के लिए तैयार नहीं है, यानी जॉब के लिए योग्य ही नहीं है। मर्सर मेटल इंडिया ग्रेजुएट स्किल इंडेक्स 2025 इस गिरावट को और स्पष्ट कर देता है, जहां केवल 43% ग्रेजुएट्स ही मौजूदा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स पर खरे उतरते हैं, जो युवाओं में स्किल डेफिशिएंसीज और नॉन टेक्निकल रोल्स में भारी कमी को दर्शाता है। यह स्थिति तब और विस्फोटक हो जाती है जब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और आईएचटी रिपोर्ट 2024 ये खुलासा करती है कि कुल बाजारों में युवाओं में से 66% शिक्षित युवा हैं जो लस्ट ड्रिवन स्क्रॉलिंग और कॉग्निटिव बोर्डम के कारण अपनी सीखने की क्षमता खो चुके हैं। यूनिसेफ की इस स्टडी को देखिए जो ये बताती है कि 50% यानी आधे से अधिक छात्र 21वीं सदी की नौकरियों के लिए 21वीं सदी की यानी 21st सेंचुरी स्किल्स नहीं रखते। ये इस बात का प्रमाण है कि जब युवा शक्ति दिन के 6 से 8 घंटे प्रोवोकेटिव कंटेंट यानी गंदी रील्स और शॉर्ट फॉर्म एंटरटेनमेंट में बर्बाद करते हैं तो राष्ट्र की बौद्धिक और आर्थिक रीढ़ की हड्डी ही टूट जाती है, जिससे वो समाज केवल एक एडिक्टेड कंज्यूमर बनकर रह जाता है जो अवेयरनेस और ग्रोथ के बजाय केवल डिजिटल स्लेवरी का हिस्सा है। ओनली फैंस के डेटा के अनुसार टॉप 1% क्रिएटर्स 20 बिलियन के बाजार के बड़े हिस्से पर कब्जा जमाए हुए हैं। भारत में इंस्टाग्राम रील्स और इसी तरह के एप्स सॉफ्ट कोर कंटेंट को शैडो बैन करने के बजाय प्रमोट करते हैं, क्योंकि एड रेवेन्यू यूजर्स के टिके रहने यानी रिटेंशन से आता है। रूरल और सेमी अर्बन भारत का वो वर्ग जो पहली बार इंटरनेट देख रहा है, वो बिना डिजिटल लिटरेसी के इस विजुअल स्टिमुलेंट के जाल में फंस जाता है। यही वेपनाइजेशन ऑफ विजुअल स्टिमुलाई हार्ड पॉर्न से अधिक खतरनाक है, क्योंकि वो नॉर्मलाइज्ड और मेन स्ट्रीम है, जिससे दिमाग की डिफेंसिव मैकेनिज्म सक्रिय नहीं हो पाती। इसे पैरासोशल ग्रूमिंग कहते हैं, जहां यूजर्स को लगता है कि ये गंदे डांस करने वाला इंसान एक्सेसिबल है, जो एक अंतहीन लेस्ट लूप पैदा करता है। बहुत छोटे बच्चों में यानी 4 से 12 साल की उम्र के बच्चे समय से पहले कामुकता यानी प्री कॉशस प्यूबर्टी का मानसिक अनुभव कर लेते हैं, भले ही वो उसे समझते ना हो। चाइल्ड साइकोलॉजी के अनुसार बिना फिल्टर के बोल्ड कंटेंट बच्चों में नेचुरल क्यूरियोसिटी को सेक्सुअल एग्रेशन में बदल देता है। एडोलेसेंस यानी 13 से 19 साल के बच्चे बॉडी डिस्मॉर्फिया और आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहे हैं, जहां लड़कियां अपनी वर्थ को केवल लाइक्स और फिजिकल एक्सपोजर से जोड़ रही हैं और लड़के वास्तविक महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाइड एंटिटीज के रूप में देख रहे हैं। इसके बाद बड़ों में आता है एक्सपेक्टेशन रियलिटी गैप। डिजिटल न्यूडिटी के कारण पुरुषों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन और महिलाओं में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है।
जिससे भारत में तलाक की दरें बढ़ रही हैं और घरेलू हिंसा के मनोवैज्ञानिक कारण गहरे हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भारत में हम पॉर्न को बैन नहीं कर सकते। कई देश इस गंदे मकड़जाल को पहले ही समझ गए हैं। पूरा मिडिल ईस्ट, जिसमें सऊदी अरेबिया, ईरान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कुवैत, कतर, यमन, ओमान, बहरीन और सीरिया शामिल है, वहां इस पर प्रतिबंध है। एशिया का एक बड़ा हिस्सा, जिसमें चाइना, नॉर्थ कोरिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, वियतनाम, मलेशिया, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, मालदीव्स और ब्रूनी शामिल है, वहां भी इस पर लगाम लगाई जा चुकी है। अफ्रीकन देश जैसे तंजानिया, इरिट्रिया, सूडान, युगांडा, बोत्सवाना, इक्वेटोरियल गिनी और कुछ अन्य देश जैसे बेलारूस और आर्मीनिया में भी इसे प्रतिबंधित किया गया है। कुछ देश द ग्रेट फायरवॉल मॉडल पर काम करते हैं, जहां पूरी तरह से इनके एक्सेस को ही सख्ती से रोक दिया गया है। वहीं कुछ देशों में जैसे भारत में भी इनका प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों ही गैर कानूनी है, इलीगल है, पर प्राइवेट व्यूइंग अभी अपराध की श्रेणी में नहीं आता। वहीं जापान में ब्लड रूल काम करता है। अब कुछ पश्चिमी देश भी, जैसे खुद यूनाइटेड स्टेट्स, जिसके 23 राज्यों जैसे टेक्सास, फ्लोरिडा और नॉर्थ कैरोलिना में एज वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। यही नियम यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस में भी लागू है। दुनिया भर में अश्लीलता और सोशल मीडिया वल्गैरिटी के खिलाफ हो रही कार्रवाइयों पर अगर नजर डालें तो भारत ने हाल ही में एक बड़ा कदम उठाया है, जहां मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने 11 फरवरी 2026 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लगभग 48 यानी 48 OTT प्लेटफॉर्म्स और उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया है। यह कार्रवाई आईटी एक्ट 2000 की सेक्शन 67 और 67A के तहत ऑब्सीन और वल्गर कंटेंट फैलाने के जुर्म में की गई है। और साथ ही आईटी रूल्स 2021 के मुताबिक अब प्लेटफॉर्म्स के लिए किसी भी नंगी या अश्लील फोटो या वीडियो की कंप्लेंट मिलने पर उसे 24 आवर्स टेक डाउन रूल के तहत हटाना कानूनी लाजमी है। इसके बाद अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करें तो वहां डिजिटल सर्विस एक्ट यानी DSA के नए फ्रेमवर्क के तहत फरवरी 2026 में एक एज वेरिफिकेशन ब्लूप्रिंट पब्लिश किया गया है, जिसके जरिए फ्रांस और डेनमार्क जैसे देश एक डिजिटल आईडी वॉलेट सिस्टम लागू कर रहे हैं, ताकि बच्चों को अडल्ट कंटेंट से पूरी तरह बचाया जा सके। वहीं अमेरिका में भी हालात बदल रहे हैं, जहां फ्लोरिडा ने जनवरी 2025 में हाउस बिल 3HB3 लागू किया और टेक्सास ने अपने हेल्थ एंड सेफ्टी कोड चैप्टर 129B के तहत एज वेरिफिकेशन को सख्त कर दिया है, जिसका जिक्र गूगल प्ले डेवलपर सपोर्ट की 2026 की एडवाइजरी में भी मिलता है। इसके अलावा आइसलैंड ने तो काफी पहले ही ऑल-थिंगी लॉ नंबर 37/2010 के जरिए न्यूडिटी से मुनाफा कमाना या स्ट्रिप क्लब्स चलाने पर मुकम्मल बैन लगा दिया है, जो आज भी वहां सख्ती से लागू है। AI और डीप फेक से फैलने वाली वल्गैरिटी को रोकने के लिए भारत ने फरवरी 2026 में ही एक कानून निर्देश यानी मेटवा एडवाइजरी जारी किया है, जो प्लेटफॉर्म को मजबूर करता है कि वो AI जनरेटेड यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड अश्लीलता को पहचान कर तुरंत डिलीट करें, वरना उन्हें भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की नई धाराओं के तहत कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा। एक राष्ट्र की शक्ति उसकी ह्यूमन कैपिटल की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। जब युवा पीढ़ी दिन के 6 से 8 घंटे लस्ट ड्रिवन स्क्रॉलिंग में बिताती है तो देश की प्रोडक्टिविटी गिरती है। प्लेटफॉर्म्स जानबूझकर अवेयरनेस वाले कंटेंट को रीच नहीं देते, क्योंकि जागरूक नागरिक एडिक्ट नहीं बनता। एक एडिक्टेड समाज सबसे आसान बाजार होता है। यह इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा है, जहां मॉरल फैब्रिक और अटेंशन स्पैन को तोड़कर समाज को बाहरी इकोनॉमिक या आइडियोलॉजिकल अटैक के प्रति असुरक्षित बना दिया जाता है। पुरुष जो एजुकेशनल कंटेंट से नफरत करते हैं वे इरिटेशनल और एग्रेसिव हो जाते हैं, जिससे आंतरिक सामाजिक दंगे यानी इंटरनल सोशल रियॉट्स और इनस्टेबिलिटी पैदा करना आसान हो जाता है। आज की डिजिटल इकोनॉमी असल में एक एक्सप्लॉयटेशन इकोनॉमी है, जहां एल्गोरिदम जानबूझकर एजुकेशन को दबाता है, क्योंकि जागरूक इंसान स्क्रीन पर कम समय बिताता है, जबकि प्रोवोकेटिव कंटेंट सीधे तौर पर डोपामिन को ट्रिगर करता है, जिससे यूजर
रिटेंशन बढ़ता है। इसी क्विक मनी और वायरल ट्रेंड के लालच में कई महिलाएं अपनी गरिमा को दांव पर लगाकर स्किन शो और बोल्ड डांसिंग का सहारा ले रही हैं, क्योंकि ऐसे वीडियोस की रीच किसी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो से 500 टाइम्स तक, 500 गुना तक ज्यादा होती है। ये एक खतरनाक चक्र है जहां प्लेटफॉर्म मोटा मुनाफा कमा रहे हैं और दूसरी तरफ इस कंटेंट के आदी पुरुष मानसिक रूप से खुद को तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, कमजोर बना रहे हैं। जर्नल ऑफ सेक्स रिसर्च के अनुसार ये कंटेंट पुरुषों की प्रोडक्टिविटी को खत्म कर उन्हें असल समाज से काट कर केवल एक एडिक्टेड कंज्यूमर बना रखता है। जैसे ही पुरुष के सामने कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो आती है, उसका ईगो उसे यह कहकर स्क्रॉल करने पर मजबूर कर देता है कि यह बोरिंग है, लेकिन असलियत में वो अपनी मानसिक कमजोरी को छिपा रहा होता है। दूसरी ओर जैसे ही स्क्रीन पर स्किन शो आता है, उसका दिमाग डोपामिन की बाढ़ में बह जाता है और वो घंटों तक उसी घिनौनी, गंदी, बदबूदार सो कॉल्ड कंटेंट को घूरता रहता है। ये लस्ट ड्रिवन रिटेंशन उसे ब्रेन डेड कंज्यूमर बना देती है। अत्यधिक सेवन से पुरुषों में फ्रंटल लोब की सक्रियता कम हो जाती है, जिससे उसकी तर्क करने की क्षमता भी मर जाती है। पुरुष जानबूझकर खुद को मूर्ख बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि उसे अवेयरनेस की मेहनत से ज्यादा किसी अजनबी महिला के शरीर को देखकर मिलने वाली क्षणिक उत्तेजना यानी मोमेंटरी एक्साइटमेंट प्यारी लगती है। अंततः वो व्यवहार पुरुषों को एक ऐसे अंधेरे गड्ढे में धकेल रहा है जहां वे रीढ़ विहीन और वासना के भूखे एडिक्ट बनकर रह गए हैं, जो भविष्य की किसी भी बड़ी चुनौती के लिए मानसिक रूप से पूरी तरह अपाहिज हो चुके हैं। ये एक हाई लेवल सोशियो साइकोलॉजिकल विश्लेषण है जिसे डिजिटल डेकेडेंस के पर्सपेक्टिव में देखा जाना चाहिए। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो महिलाएं सॉफ्ट पॉर्न जैसा कंटेंट बनाती हैं, वे अक्सर वैलिडेशन एडिक्ट और इमीडिएटली मोनेटाइजेशन के जाल में होती हैं। उनके लिए उनका शरीर एक प्रोडक्ट बन जाता है। ह्यूमन बिहेवियरल रिसर्च बताती है कि जब कोई व्यक्ति बार बार अपने शरीर के अंगों को ऑब्जेक्टिफाई करता है, तो उसकी सेल्फ आइडेंटिटी खंडित हो जाती है। वो एक इंसान से एक डिजिटल कमोडिटी में बदल जाता है, जिससे उसकी भविष्य की मनोवैज्ञानिक स्थिति नष्ट हो जाती है। पुरुषों में होने वाले इस असर को कॉग्निटिव शंटिंग कहा जाता है, जहां दिमाग एफर्ट को पेन के रूप में देखता है और इसीलिए ज्ञान की बात यानी किसी नॉलेज की बात आते ही पुरुष को इरिटेशन होने लगती है। जब वर्ल्ड लीडर्स भारत जैसे देश की ओर देखते हैं, तो वो एक ऐसी लेबर फोर्स देख रहे होते हैं जिसका अटेंशन स्पैन अब गोल्ड फिश से भी कम हो चुका है। गूगल पर की गई इस छोटी सी सर्च को देखिए। भारत में पोर्नोग्राफिक कंटेंट इंटरनेट ट्रैफिक को दर्शाता है और 35% डाउनलोड्स अश्लील सामग्री होती है। सिस्को और सैंडवाइन की ग्लोबल रिपोर्ट को भी देखिए। इसके अनुसार भारत में कुल इंटरनेट का ट्रैफिक का 75 to 80% हिस्सा वीडियो है। चूंकि पोर्नोग्राफी वीडियो बेस्ड होती है, इसलिए डेटा कंजम्पशन के मामले में इसका हिस्सा बहुत अधिक माना जाता है। वहीं जिस चाइना को हम दिन रात कोसते हैं, वो इस बात को बहुत पहले ही समझ गया था और उसने पोर्नोग्राफी को बहुत पहले ही अपने देश में बैन कर दिया, ताकि वो अपनी पूरी जनता को प्रोडक्शन, डेवलपमेंट और एजुकेशन की तरफ ले जाए और दुनिया का प्रोडक्शन हब बन सके। अगर आपको मेरी बात गलत लग रही है, तो गूगल पर जाइए और पढ़िए कल्टीवेशन थ्योरी क्या होती है, सेक्सुअल स्क्रिप्ट थ्योरी किसे कहते हैं, द कन्फ्लुएंस मॉडल ऑफ सेक्सुअल एग्रेशन क्या है, एक्साइटेशन ट्रांसफर थ्योरी क्या होती है, द एरोजल प्रेसिपिटेशन हाइपोथेसिस किसे कहते हैं। अगर आप इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी और आप को रिलेट कर पाएंगे कि मैं जो भी कह रहा हूं वो सही कह रहा हूं, कि वाकई हर क्राइम के पीछे सोशल मीडिया के ये गंदे डांस जिम्मेदार हैं, 99% जिम्मेदार हैं। उतने ही जिम्मेदार हैं जितना वो क्रिमिनल उस क्राइम को करने वाला जिम्मेदार है। ये वल्गैरिटी फैलाने वाले लोग समाज का कैंसर हैं, ब्यूबोनिक प्लेग है। जिस तरह भड़काऊ भाषण से लोग भड़क जाते हैं, जिस तरह मोटिवेशनल स्पीच से एक सैनिक सरहद पर दुश्मन से लड़ जाता है, जिस तरह उकसाने से एक व्यक्ति हिटलर पूरे देश में रिवॉल्यूशन ले आता है, उसी तरह लगातार दिन रात गंदा कंटेंट देखने से अक्सर गंदी मानसिकता के लोगों का और भी ब्रेन वॉश हो जाता है
और वो किसी के साथ भी और अक्सर किसी मासूम के साथ भी क्राइम को अंजाम दे देते हैं। ये दोनों ही बराबर के जिम्मेदार हैं समाज को, हमारे देश भारत की सभ्यता को, इस पवित्र धरती को अपवित्र करने के लिए, बिगाड़ने के लिए। मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सोशल मीडिया अकाउंट्स को अनसब्सक्राइब करके और गंदी रील्स के ऊपर 3 डॉट्स क्लिक करके रिपोर्ट का ऑप्शन चुनिए। आप इस प्यारे से देश भारत को, अपने बच्चों को, अपने घर की महिलाओं को और आने वाली जनरेशन को, भारत के भविष्य को तबाह होने से बचा सकते हैं। जो गंदे, जाहिल, भ्रष्ट, दूषित, घिनौने और विकृत मानसिकता के हैवान देख रहे हैं, उन्हें देखने दीजिए। आप उस चैनल को रिपोर्ट कर दीजिए। आप अपना फर्ज निभाइए। यह रिपोर्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम और मेटा को जाती है और वो इस गंदे चैनल को ज्यादा रिपोर्ट्स आने पर डिलीट कर देते हैं। इस तरह की गंदी कमाई करने वाले समाज के बुरे लोग ये भी जान लें कि एक्सप्लॉयटेशन का ये रेवेन्यू प्रोडक्टिव नहीं है। ये समाज के मानसिक स्वास्थ्य को बेचकर कमाया गया पैसा है, जिससे सेमिनल लिथार्जी और सोशल एंजाइटी बढ़ती है, जो समाज में बलात्कार की मानसिकता और जेंडर बेस्ड वायलेंस का बीज बोती है। ज्यादातर लोग ये जानते हैं कि अगर वे किसी वैज्ञानिक को, किसी प्रोफेसर, किसी टीचर को प्रमोट करेंगे या ऐसा कंटेंट प्रमोट करेंगे तो व्यूअर्स उस कंटेंट को नहीं देखेंगे, लेकिन अर्धनग्न डांस को देखने पर वो 50 मिनट तक स्क्रॉल करते रहेंगे। ये एंगेजमेंट मैट्रिक्स जानबूझकर अवेयरनेस को दबाता है ताकि एक्सप्लॉयटेशन की इकोनॉमी फलती फूलती रहे। ये मॉडर्न स्लेवरी का सबसे गंदा रूप है। मेरी फिर से आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, कृपया अश्लील वीडियोस न देखें और केवल उत्तेजक कंटेंट बनाने वाले इन सोशल मीडिया अकाउंट्स की रिपोर्ट करना शुरू करें। कृपया उन लोगों का सपोर्ट करें जो एजुकेशन और स्किल्स को बढ़ावा देने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। याद रहे, हम आपको ऐसे स्किल सिखा रहे हैं जिनके लिए आपको लाखों खर्च करना पड़ सकता है किसी यूनिवर्सिटी, किसी स्कूल में, लेकिन आप इसकी कद्र नहीं करते। जब हमारे बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के लिए इतिहास लिखा जाएगा तो हमें इस लालची भेड़ियों के रूप में लिखा जाएगा जिसने अपनी वासना के लिए उनका भविष्य नष्ट कर दिया। हमारे पूर्वज अगर नाच देखने में बिजी होते तो आज भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, IIM, IIT, AIMS जिसे एम्स कहते हैं, DRDO, CDRI, JNU और इसरो जैसी संस्थाएं नहीं बनती। भारत की जय हो। हिंदुस्तान जिंदाबाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।